हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल साइंस ऑफ लाइफ। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में अबाउट द सेल। तो लेट्स नो कि सेल होती क्या है। ओके, सो गाइस, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। अब इसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्यों कहते हैं, इसका रीज़न जान के लेते हैं। देखो, हमारी बॉडी मतलब टाइनी बैक्टीरिया से लेके जायंट वेल तक, ठीक है, टाइनी बैक्टीरिया से लेके जायंट वेल तक सारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी हुई है सेल से। इस वजह से हम उसे स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। यानी कि जैसे किसी भी घर को बनाने के लिए, होम को बनाने के लिए या रूम को बनाने के लिए हमें दीवारें लगती है और उस दीवारों को बनाने के लिए हमें ब्रिक्स लगते हैं। ऑफ कोर्स ब्रिक्स के साथ और भी मटेरियल लग सकता है, जैसे सीमेंट लगता है, मिट्टी लगती है, बट मेन क्या है? ब्रिक। अब अगर वो दीवार ईंटों की बनी हुई है तो ईंट यानी ब्रिक मेन कंपोनेंट हो गया। अगर वो दीवार पत्थर की बनी हुई है तो पत्थर के ब्लॉक्स मेन कंपोनेंट हो गया, बराबर। तो ये जो ब्लॉक होते हैं ना, जिससे दीवारें बनती है, चाहे वो घर की हो, ऑफिस की हो, स्कूल की हो, वैसे ही सेल ये ब्लॉक्स है जिससे हमारी बॉडी बनती है। सेल क्या है? ये ब्लॉक्स है जिससे हमारी बॉडी बनती है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? स्ट्रक्चरल यूनिट। अब इसे फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? इसे फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल जो कुछ भी काम करती है, एनी प्रोसेस, वॉट एवर द प्रोसेसेस आर रनिंग इनसाइड द सेल, वो सेल में ही होगा। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी प्रोसेसेस चलती है, मेटाबॉलिज्म रहने दो, यूटिलाइजेशन रहने दो, एक्सक्रीशन रहने दो, वॉट एवर द प्रोसेस, वो कहाँ होगी? सेल के अंदर। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए, कोई भी प्रोसेस अकम्प्लिश करने के लिए हमें प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, एक जगह की ज़रूरत होती है, एक प्लेस की ज़रूरत होती है। तो बॉडी में वो प्लेस कौन सर्व करता है? सेल। दैट इज़ वाई सेल इज़ नोन टू बी फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। तो सेल क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या क्या करती है? सेल स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करती ही है, उसी के साथ साथ ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए सेल रिस्पॉन्सिबल है, राइट। किस किस चीज़ के लिए सेल रिस्पॉन्सिबल है? सेल ओवरऑल सारे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, वो ग्रोथ में इन्वॉल्व होती है, वो मल्टीप्लाई होती है, वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। मतलब सेल ये ओवरऑल बेसिक फंडामेंटल कंपोनेंट है लाइफ का, और इसी वजह से सेल इतनी इम्पॉर्टेंट होती है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है वायरसेस। इसलिए वायरसेस को हम असेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि वो सेल से नहीं बनता, वो बनता है सिर्फ प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है, प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड से। तो वायरस को हम क्या कहते हैं? असेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और हमने उसे किसी किंगडम में भी नहीं रखा। क्यों? क्योंकि वो सेल से बना ही नहीं है। सो व्हाट इज द मेन थिंग अबाउट द सेल? इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अब हम जान के लेते हैं कि सेल के बारे में कुछ थ्योरी है क्या, और है तो कौन सी है, और हमें ये कब पता चला। लेट्स गो विद दैट। सो जो सेल थ्योरी होती है उसके कुछ पोस्टुलेट्स है। ओके, साइंटिस्ट का कहना है, कौन से साइंटिस्ट का कहना है? शेल्टन एंड श्वान। इनका कहना है कि सेल जो है, हर एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। मतलब पहले से जो सेल प्रेजेंट है उसी सेल से न्यू सेल अराइज हो सकती है। दूसरा उनका क्या कहना है? एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से ही बना हुआ है, चाहे वो प्लांट सेल हो, प्लांट ऑर्गेनिज्म हो, या एनिमल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो। अगर वो ऑर्गेनिज्म है तो वो किससे बनेगा? सेल से बनेगा। और हर एक सेल ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होती है, मतलब सेल ही न्यू सेल को अराइज करेगी। फिर सवाल ये अराइज हो जाता है कि फर्स्ट सेल कैसे बनी, राइट। तो फर्स्ट सेल बनती है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फ्यूजन से। ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट सेल तो जो थी वो बनी है ओशन में, मतलब
पानी में, कहाँ बनी है, ओशन में। वहाँ पे 3.5 बिलियन ईयर अगो जो इन्वायरमेंटल कंडीशन थी, उस कंडीशन के चलते जो सिंपल एलिमेंट्स है जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये जो सिंपल एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स के बीच में केमिकल रिएक्शन अकर हुई और इस केमिकल रिएक्शन के चलते, अब ये एलिमेंट कौन से फॉर्म में थे, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, तो इन केमिकल के इंटरैक्शन के चलते ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म हुए जो हालांकि बहुत सिंपल फॉर्म में थे। सिंपल प्रोटीन्स, सिंपल न्यूक्लिक एसिड्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल लिपिड्स, ऐसे सिंपल फॉर्म में क्या हुआ, बायोमोलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, राइट। और इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने सब में पहले प्रोटोप्लाज्म, वेरी सिंपल सेल फॉर्म की, द वेरी फर्स्ट सेल और अ सिंपल सेल, और उसके बाद में जो भी सेल बनी हुई है वो उसी के डिवीजन से बनी हुई है। सो सेल थ्योरी क्या कहती है कि अब जितने भी सेल बनते हैं सारे के सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। न्यू सेल अराइज होती है तो कहाँ से होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होती है। सो इन द ईयर 1665, 1665 में हुक, रॉबर्ट हुक, इन्होंने अर्ली माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया या इन्वेंट किया और उन्होंने एक थीन स्लाइस लिया कॉर्क का। कॉर्क क्या होता है, कॉर्क ये प्लांट के स्टेम रीजन पर, मतलब जहाँ पे उनका स्टेम प्रेजेंट होता है ना, उस रीजन पर प्रेजेंट होता है, डेड सेल से बना हुआ होता है, ये हमें अभी पता है, तब 1665 में नहीं पता था। उस समय उन्होंने कॉर्क का रीजन लिया, एक थीन स्लाइस ली, क्या लिया, एक वेरी थीन स्लाइस कॉर्क की ली और उस थीन स्लाइस को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया, ठीक है। और उसमें उनको कंपार्टमेंट्स दिखे, क्या दिखे उनको, इस तरह से कंपार्टमेंट्स दिखे। तो ये जो कंपार्टमेंट्स थे, इस कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दे दिया सेल, ठीक है। बट वो कैसे बनता है, किससे बनता है, उसका क्या नेचर है, ये सारा की सारा अननोन था। बस रॉबर्ट हुक ने ये बताया कि कॉर्क के अंदर हमें कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं और उन कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम क्या दे दिया, उन कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दे दिया सेल, ठीक है। सेल का मतलब होता है रूम, ओके। नाउ 1838 में श्लेडेंस ने एक ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने प्लांट के ऊपर काम किया था और ये सजेस्ट किया कि प्लांट का एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बाद में जिसे डिस्कवर किया गया और जिसको ऐड किया गया इन द सेल थ्योरी, कि सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, सेल से बने हैं, द सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। 1839 में, मतलब नेक्स्ट ईयर ही, श्वानसिनो ने जूलॉजी पे, मतलब एनिमल में काम किया। एनिमल्स को ऑब्जर्व करते वक्त उन्होंने ये कंक्लूड किया कि दोनों की दोनों, प्लांट्स और एनिमल, बोथ आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब सिर्फ प्लांट सेल से नहीं बने हुए हैं, एनिमल्स भी सेल से बने हुए हैं। और यूनिवर्सलिटी ऑफ द सेल उन्होंने क्या कही, प्रूफ करी कि सेल इज द यूनिवर्सल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। फिर 1855 में वर्च्यूज इन्होंने एक एडिशन पॉइंट डाल दिया, दैट एवरी सेल इज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो मैंने आपको अभी कुछ समय पहले समझाया कि सब में पहली सेल आई फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल, जिसे इनऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है, और उसमें डेवलपमेंट होके उसमें सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन के सेल अराइज हुई, और वही सेल अब रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी एन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सेल एंड एन नंबर ऑफ सेल्स के लिए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बाद में नेक्स्ट हम समझ के लेते हैं अबाउट द टाइप ऑफ सेल। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनेलीज एंड प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, सेल के दो टाइप बनते हैं। सो जो दो टाइप बनते हैं वो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। सब में पहले हम समझ के लेते हैं इनके नाम का अर्थ, कि प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है और यूकैरियोटिक का क्या मतलब है। प्रोकैरियोट में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, क्या मतलब होता है, प्रिमिटिव। सो प्रिमिटिव यानी पहले, पहले यानी सिंपल इंग्लिश में हम इसे कहेंगे बिफोर, ओके। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोट्स का वर्बल मतलब हुआ बिफोर न्यूक्लियस, यानी ऐसी सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, ओके। क्या नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है,
अंडरस्टूड, ये समझ आ गया. सो प्रोकैरियोटिक सेल आर दोज सेल विच लैग्स द न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जिनके पास न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते. देन व्हाट अबाउट द यूकैरियोटिक? देन यूकैरियोट्स में यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब तो अभी हमने देखा, दैट इज द न्यूक्लियस. सो यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है ऐसी सेल जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है. So eukaryotic cell are the cell which is having true nucleus and the membrane bound organelle. और यही बेसिक डिफरेंस है बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती है, whereas यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है. अंडरस्टूड, समझ में आ गया आपको यहाँ तक? क्या कह रहे हैं हम कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लैक्स द न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, whereas यूकैरियोटिक सेल हैव द न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. सो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा फिर? सिंपल, दे पजेस वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होता है. कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द न्यूक्लियोइड. बट ये न्यूक्लियोइड जो है उसको कोई मेम्ब्रेन इनक्लोज नहीं करती. ओके, ये न्यूक्लियोइड कहाँ रहेगा फिर? साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल. सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज द बैरियर विच सेपरेट्स द सेल्यूलर कंटेंट फ्रॉम द एनवायरमेंट. इसे हम इन डिटेल देखने वाले हैं इन फर्दर वीडियो ट्यूटोरियल. अभी के वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा है. तो इट इज़ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर है? काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर होता है. प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर सिंपल है, वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं. मतलब प्रोकैरियोटिक सेल ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फीचर है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि सारे के सारे यूनिसेलुलर सेल ये प्रोकैरियोटिक ही हो. क्यों? क्योंकि देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल ईस्ट ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बट यूकैरियोटिक सेल से बनता है. ठीक है, तो देयर आर सेवरल ऑर्गेनिजम्स विच आर यूनिसेलुलर इन नेचर बट मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल. बट जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही बनाते हैं. सो उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स. सो व्हाट इज द प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, और आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल ये डाइवर्सली प्रेजेंट होते हैं. ये ओमिनी प्रेजेंट है, ये सॉइल में प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, इवन दो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हॉट शोर्स में प्रेजेंट होते हैं, जो पोलर रीजन पर ग्लेशियल्स प्रेजेंट है, एकदम माइनस टेम्परेचर जहाँ पे वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं. मतलब हमें वैरायटी ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दिखता है. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो बैक्टीरिया, आर्की जो इकोसिस्टम और ह्यूमन हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड प्रोकैरियोट्स. ओके, अब उनका एसेंशियल फंक्शन क्या है? वो बहुत सिंपल है. ठीक है, बट फिर भी दे आर वेरी वेरी एसेंशियल. उनमें क्या क्या एसेंशियल फंक्शन प्रेजेंट होते हैं? दे परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. जितने भी लाइफ प्रोसेसेस है सारी उनमें होती है. मतलब वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं, वो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं उनके इन्वायरमेंट को. व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ टू सिंथेसाइज समथिंग एंड टू ब्रेक डाउन समथिंग. देखो, अब थोड़ा सा पहले हम मेटाबॉलिज्म इस वर्ड को समझ लेंगे और फिर से हम वापस आ जाएंगे हमारे सेल के ऊपर. ओके, मेटाबॉलिज्म ये कॉम्बिनेशन होता है दो प्रोसेसेस का, जिसे कहते हैं हम एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म का मतलब होता है टू सिंथेसाइज, मतलब कुछ भी प्रिपेयर करना, बनाना. ठीक है, टू सिंथेसाइज. एंड कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन, मतलब किसी को भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना. राइट. एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म इज फोटोसिंथेसिस. ओके, एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म इज फोटोसिंथेसिस. ठीक है, देन व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिज्म? एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिज्म इज रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज यूटिलाइज होता है और फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है. राइट. तो इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म. हमारे बॉडी में
मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती है एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ये वन ऑफ द की फैक्टर है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर कर सकते हैं। मतलब अगर वो मेटाबॉलिज्म शो करता है, ग्रो करता है, रिप्रोडक्शन करता है, एक्सक्रीशन करता है, रेस्पिरेशन करता है, मतलब लाइफ प्रोसेसेस को प्रोसेस्ड करता है अपने बॉडी में, अपने अंदर, तो उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर करते हैं। सो मेटाबॉलिज्म इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। तो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल यही मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। ओके, अब आती बारी यूकैरियोटिक सेल को समझने की। तो यूकैरियोटिक सेल ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बनता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से इसलिए बनता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है। उसमें डीएनए इनक्लोज होता है इन द न्यूक्लियस क्योंकि डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल है। न्यूमरस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज उसमें प्रेजेंट होती है और हर किसी का फंक्शन अलग अलग होता है। यूकैरियोटिक सेल मोस्टली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूकैरियोट्स मोस्टली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ सेल मेक्स द टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेक द ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन मेक्स द ऑर्गन सिस्टम, जो एक साथ काम करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, और डाइवर्स फंक्शन है। आपको पता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन सिस्टम अलग अलग काम करती है और कलेक्टिवली उस ऑर्गेनिज्म के सारे लाइफ प्रोसेसेस को रन करने में हेल्प करती है। ठीक है, इन अपकमिंग वीडियो ट्यूटोरियल हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। अभी हम देखते हैं कुछ ब्रीफ डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो सब में पहले बात करेंगे हम न्यूक्लियस की। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है बट यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल लैग्स द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ओके, बट यूकैरियोटिक सेल possess द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है बट वो सर्क्युलर रहेगा और न्यूक्लियाइड में प्रेजेंट रहेगा। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो लीनियर होता है, मतलब स्ट्रेट होता है। ऑफकोर्स हेलिकल फॉर्म में रहेगा बट वो सर्कुलर नहीं होता, उसके दोनों पॉइंट सेपरेट होते हैं और वो न्यूक्लियस में इनक्लोज्ड होता है। ठीक है, उसी के साथ साथ साइज जो है, तो प्रोकैरियोटिक सेल की साइज जनरली स्मॉल होती है और यूकैरियोटिक सेल की साइज कंपैरेटिवली जनरली लार्ज होती है। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, आर्की फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल एंड एग्जाम्पल्स है प्लांट्स, एनिमल, फंगाई, प्रोटिस्टा फॉर द यूकैरियोटिक सेल। ओके, नाउ प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को अगर हम देखना चाहें तो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बनता है फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और न्यूक्लियोइड से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है जो सेपरेट करती है इन्वायरमेंट को साइटोप्लाज्मिक कंटेंट से। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या होता है फिर? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा और इट इज़ द प्लेस जहाँ पे सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने वाली है। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम ये छोटे से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है विच इज़ द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। न्यूक्लियोइड क्या है फिर? न्यूक्लियोइड ये एक ऐसा रीजन है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है जहाँ पे डीएनए लोकेटेड है। इट इज़ अ रीजन, ठीक है, ये कोई स्पेशल ऑर्गेनली नहीं है, वो एक रीजन है, एक जगह है जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें प्रोकैरियोटिक सेल की तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैंने इनलिस्ट किए हैं। एक है इश्चेरिशिया कोलाई जिसे हम नॉर्मली ई कोलाई कहते हैं। ये कॉमन बैक्टीरिया है जो ह्यूमन गट में मिलता है। ये बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है, मतलब इसके दोनों टाइप के स्ट्रेन्स हमें मिलते हैं। स्ट्रेन्स का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम स्पीशीज। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करें राइस की तो राइस में आपको बासमती राइस भी मिलेगा, कोलम भी मिलेगा, है ना। तो कोलम और बासमती दीज आर डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ द राइस। वैसे ई कोलाई के हार्मफुल और हार्मलेस ऐसे स्ट्रेन्स है। ई कोलाई जनरली हमें डाइजेशन में हेल्प करता है और कभी कभी कुछ कुछ केसेस में ई कोलाई के कुछ स्ट्रेन फूड पॉइजनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल का साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ये फोटोसिंथेटिक है, मतलब वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्लूकोज सिंथेसाइज कर सकता है बिकॉज उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रोडक्ट होता है।
ठीक है। ये अर्थ के लिए बहुत क्रूशियल है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जनरली पानी में ग्रो करते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस ये ऐसे बैक्टीरिया है जो अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे थ्रोट का इन्फेक्शन, निमोनिया के लिए, ओके। ये फर्मेंटेशन में भी हमें हेल्प करते हैं। सो दिस इज द ब्रीफ कंटेंट फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल, जो आपको 10 to 12th ग्रेड के लिए सफिशियंट है, ओके। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम, ऐसे सेवरल स्ट्रक्चर उसके पास प्रेजेंट होते हैं। इसलिए यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ समय बाद ऐड कर दूंगी। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर भी हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखना चाहेंगे यूकैरियोटिक सेल की, तो उसमें रेड ब्लड सेल, प्लांट सेल और नर्व सेल। रेड ब्लड सेल, इसका मेजर काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल यूकैरियोटिक होने के बावजूद भी उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है उसको वो मैक्सिमम स्पेस देना चाहता है। बट इमैच्योर आरबीसी, जिसे रेटिक्यूलोसाइट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रेटिक्यूलोसाइट, उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आरबीसी मैच्योर होने के बाद उसमें का न्यूक्लियस डिसअपियर होता है। प्लांट्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, एंड बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती है। वो फोटोसिंथेसिस करती है एंड इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का बैलेंस करने में, कॉन्सेंट्रेशन को इक्विलिब्रियम में रखने में मदद करती है। नर्व सेल ये एनिमल में प्रेजेंट होती है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम करती है और जिसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी कम्युनिकेट कर पाती है, राइट। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने क्या सीखा, हमने सीखा व्हाट इज द सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल की थ्योरी क्या है, सेल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और टाइप्स ऑफ द सेल, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इस सेल के सीरीज में नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे इन डिटेल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड एग्जाम्पल्स, ओके। तब तक के लिए स्टडी वेल, बी हेल्दी, wealthy and peaceful. Do well. Have a great time. Bye bye. Take care.